हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एससीपी यानी हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो हम टॉपिक करेंगे शिक्षा, महत्वपूर्ण विकास और तक्षशिला। और इसके अंतर्गत हम देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल से लेके आधुनिक काल तक जो है शिक्षा के विकास पर हम प्रकाश डालेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सब तब होगा जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर दूसरे बच्चों का केयर है और आप ही एक माध्यम है जो शेयर कर सकती हो। जितना हो सके ग्रुप पे लगाइए, जितना हो सके अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे का भी फायदा हो। अगर आप मेरे लिए अच्छे करते हो तो आपके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर समय समय पर वीडियो बनाता रहेगा और आपको लाभान्वित करता रहेगा। आप अपना कार्य कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर अपना कार्य करेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी पर प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। सेव करने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं, लेकिन एक बात हमेशा रहेगा कि समय समय पर आपको हर एक वीडियो प्राप्त अवश्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वीं कक्षा से लेके एमए तक के वीडियो सारे उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं कि हमारे जो है अध्ययन के अंतर्गत क्या यहाँ पर टॉपिक आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वैदिक काल के बाद शिक्षा का विकास। वैदिक काल के बाद शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैदिक काल के बाद शिक्षा पद्धति में बहुत सारे बदलाव आए। वैदिक काल में जो है शिक्षा के विकास में बहुत बदलाव देखने को मिले। शिक्षा प्राप्ति के नियम काफ़ी सरल हो गए और प्रवर्तित शिक्षा नियमों के स्थान पर नई नियमित शिक्षा प्रणाली आरंभ की गई, यानी नए नए शिक्षा का जो है इस समय सूत्रपात हुआ। शिक्षा में चरित्र निर्माण के साथ साथ छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को भी महत्व दिए जाने लगा, ताकि वो जीवन में सफलता तथा सुख पाने के लिए अपने धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य सही ढंग से निर्वाह कर सके। तो ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत था कि छात्रों को चरित्र निर्माण के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी संपूर्ण विकास करना था। और ये सब इसलिए भी करना था जिससे वो जीवन यापन जो है सही और भली भांति कर सके। देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है ये। शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश छात्रों के लिए बहुत से देखा जाए तो मुश्किलें हो गया इस समय। शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रवेश छात्रों के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब केवल उन्हें छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश मिलता था जो योग्य थे। तो ये महत्वपूर्ण बात इस समय आ गया वैदिक काल में कि सिर्फ उनको ही शिक्षा दी जाती थी जो उसके लिए लायक थे, उनके लिए योग्य थे। और इस योग्य में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना भी चाहते थे जिनको इच्छा थी, यानी जो आगे पढ़ना चाहते। जैसे आज के समय में देखिए, जो आगे पढ़ना चाहता है वो स्वयं ही मेहनत करता है और आगे कोशिश करता ही रहता है। देखा जाए तो अनिच्छुक लोगों के लिए इस शिक्षा प्रणाली में कोई जगह नहीं थी। जो पढ़ने में ध्यान नहीं देता था, जो पढ़ता नहीं था, उनके लिए शिक्षा में कोई जगह नहीं दी गई थी। ग्रंथों के रटने को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, ग्रंथों को समझना महत्वपूर्ण थी। अब श्लोकों को एवं मंत्रों को अर्थ सहित अच्छे ढंग से समझाने पर जोर दिया जाने लगा कि जो पहले श्लोक को याद करवाते थे, अब श्लोकों मंत्रों को जो है अच्छे तरह से याद कराने के जगह पर उनको समझाने पर जोर दिया जाता था कि इस श्लोकों में और इस मंत्रों में किस बात को जो है दर्शाया गया है और हमें किस तरह से जो है इसका पालन करना चाहिए। तो ये वैदिक काल के शिक्षा के विकास है। शिक्षण के तरीकों में तर्क शक्ति का भी महत्व बढ़ गया और कई नए विषय जैसे राजनीतिक, आर्थिक नियम, तर्क, दर्शन शास्त्र, सैन्य प्रशिक्षण आदि को भी शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो देखा जाए तो बहुत से विषय इस समय आ गए थे, जैसे राजनीतिक, आर्थिक नियम, तर्क, दर्शन शास्त्र और अन्य प्रशिक्षण आदि भी का जो है महत्व और बढ़ गया। गुरुकुल तथा विहार अभी भी समाज में शिक्षा की सुविधाओं को पूरा करने में केंद्र बने हुए हैं, यानी गुरुकुल आज भी इसी प्रकार के शिक्षा देते हैं
चाहे विहार हो, इसी तरह शिक्षा का जो है अनुसरण करते हैं। तो देखा जाए तो वैदिक काल का शिक्षा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि इस समय जो है हम वेदों के मंत्रों के जो है श्लोकों को रटाते नहीं थे, समझाया करते थे, और कहते हैं समझा हुआ चीज़ महत्वपूर्ण होता है। तो वैदिक काल में शिक्षा का विकास अपने महत्वपूर्ण चरणों से गुजर रहा था। अब चलिए देखते हैं मौर्य काल में शिक्षा का विकास किस प्रकार का था। देखा जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का विकास देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मौर्य काल में शिक्षा का विकास तो थी, लेकिन स्त्रियों के लिए शिक्षा जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहते हैं मौर्य काल में शिक्षा सर्वव्याप्त थी, यानी शिक्षा का स्तर था। ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुकों द्वारा जो है शिक्षण कार्य किया जाता था। ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुक जो थे शिक्षण कार्य ही किया करते थे, यानी शिक्षा देने का कार्य ये दोनों का जिम्मा था। समाज के उच्च वर्गों में शिक्षा प्राप्त करना अति आवश्यक था। समाज में जो उच्च वर्ग के थे, जो महत्वपूर्ण थे, उनको शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था, क्योंकि उनको आगे समाज को चलाना था। और इसके लिए तक्षशिला, उज्जैन व बनारस विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यानी देखा जाए तो मौर्य काल में शिक्षा का जो केंद्र था तक्षशिला, उज्जैन और बनारस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में जाना जाता है। और कई शिल्पियों द्वारा अनेक तरह की जो है तकनीकी शिक्षा प्रदान भी की जाती है। कई जो है शिक्षा प्रदान करने के कई शिल्पियों के द्वारा भी की गई है। और देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात ये भी आता है कि इनके पाठ्यक्रम में मुख्यतः साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों को शामिल किया गया था। इनके पाठ्यक्रम में मुख्यतः साहित्य और धार्मिक जो है विषयों को शामिल किया गया था, और प्रायः वेदों, पुराणों और गणित, ज्योतिषी, अर्थव्यवस्था, जो राजनीतिक आदि विषयों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसका बहुत काफ़ी महत्व था कि मौर्य काल में देखा जाए तो वेदों, पुराणों, गणित, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति ये महत्वपूर्ण विषय बन गए थे, और इसी विषयों पर जो है सभी छात्रों को ज्ञान देने का प्रावधान था। बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रसार से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। यानी वैद्य धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में चिकित्सा शास्त्र का भी अध्ययन जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। सम्राट अशोक ने अनेक मठों और विहारों का निर्माण करवाया, जो धार्मिक शिक्षा के केंद्र थे। तो ये महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि सम्राट अशोक ने अनेक मठों और विहारों का निर्माण करवाया, जो धार्मिक शिक्षा केंद्र थे। देखिए, विहारों का मतलब ये नहीं होता दोस्तों किसी जगह का नाम है। कहते ये जगह नहीं है, ये मठे हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पर उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उन केंद्रों को हम मठों और विहारों के नाम से जानते हैं। और इन संस्थाओं का राज्य की ओर से शिक्षा के प्रसार, लोगों को शिक्षित करने में सहायता दी जाती थी। यानी देखा जाए तो उनको शिक्षा ग्रहण करने में महत्वपूर्ण योगदान दी जाती थी। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के उपदेश तथा राष्ट्रीय आदेश को जो स्तंभों में खुदवा कर अपने साम्राज्य में सभी स्थानों पर उन्हें स्थापित करवाया। अब ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण आ जाता है कि देखा जाए तो सम्राट अशोक ने जो शिक्षा का जो प्रसार करने का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि आपको पता होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी उनको वो धम्म के नाम से प्रसिद्धि दिलवाई। और ये धम्म जो थी, किसी भी शिलालेख जो होती थी, बड़े बड़े चट्टानों पर महात्मा बुद्ध के उपदेश को स्तंभों पर खुदवा कर लिखवाते थे, जिससे हर एक व्यक्ति जो है इसको समय समय पर पढ़ सके, याद कर सके और इसका जो है अनुसरण कर सके। तो ये सम्राट अशोक की एक महत्वपूर्ण बात थी जो है मौर्य शिक्षा काल में। और देखा जाए तो उन्हें स्थापित भी करवाया जाता था। और इन सभी बातों से ये पता चलता है कि मौर्य काल में लोग शिक्षित थे और शिक्षा का प्रसार भी सभी जगहों पर था। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय के अर्थशास्त्री चाणक्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और ये तक्षशिला के ही शिक्षक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शिक्षा दे के धनानंद से जो है युद्ध करवाया था और धनानंद को हरवाया था। और धनानंद जो था एक तरह से विलासी व्यक्ति था, अक्रूर था, जिसे जो है चाणक्य के द्वारा शिक्षित किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के जो है
धनानंद के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद जो है बिंदुसार और जो है अशोक जैसे महान शासक जन्म लिए। महत्वपूर्ण बात बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर सारी बातें महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष रहेगा शिक्षा केंद्र के उदय एवं विकास, गुप्त काल में शिक्षा का विकास, वर्धन काल में शिक्षा का विकास। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आगे का टॉपिक रहेगा। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। इस बात से आपको अनजान नहीं बनना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और शेयर करने के लिए आपको इतना तकलीफ़ नहीं उठाने हैं, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने हैं। कोई भी जहाँ पर आप इसके जो है लिंक को कॉपी करके लगा सकते हो, जहाँ से दूसरे बच्चों को प्राप्त हो सकता है, वो कार्य करना है। जिस प्रकार मैं आपके लिए तरह तरह के कार्य करता रहता हूँ, तरह तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आपको भी तो इतना कार्य अवश्य है कि तिरपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी प्रयत्नशील होना होगा। क्योंकि कहते हैं जब तक गुरु और शिष्य मिल के जो है कुछ अच्छे कार्य नहीं करेंगे, न तो देश की भलाई होगी न खुद की भलाई होगी। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आपको सब्सक्राइब कर लेने से आपका मोबाइल का स्पेस भरेगा नहीं। लेकिन एक बात अवश्य रहेगा कि समय समय पर आपको अलग अलग वीडियो जो है मिलता ही रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर 6वीं कक्षा से ले के MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट पे। तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।